हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लाऊंगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और मैंने ये भी बोला था कि पहले आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैंने पहला सब्जेक्ट लिया है ज्योग्राफी, सोशल साइंस के ज्योग्राफी लिया है। इसमें मैंने पहले अति लघु वाले क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद मैं लघु वाले क्वेश्चन लूंगा, फिर दीर्घ वाले क्वेश्चन लूंगा, और इन क्वेश्चनों को मैं सरल और सहज तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में रटने ना पड़े, आप अपनी समझ के साथ लिख के आए। मैं आपको मैपिंग के साथ समझाऊंगा, मैं आपकी समझ को विकसित करने की कोशिश करूंगा। तो समझते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि चादर अपरदन क्या है। तो चादर अपरदन एक प्रकार का अपरदन ही है, यानी कि मिट्टी का अपरदन ही है, मृदा का अपरदन ही है। क्योंकि चादर अपरदन उसे बोलते हैं जब मिट्टी का बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ अपरदन हो जाए। और एक साथ अपरदन कब होता है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण। तो हम लिखते हैं कि यह एक अपरदन ही है जो अधिक वर्षा के कारण अधिक वर्षा के कारण बड़ी मात्रा मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मिट्टी की पतली परत बह जाती है, ढह जाती है, बहना और ढहना, बह जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे वहां, यानी उस स्थान की, वहां की वहां की क्या हो जाती है? वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ थी, लेकिन अब वह घुलकर बह गई, जिससे वहां क्या हो गया? उत्पादकता कम हो गई, मिट्टी की उत्पादकता उत्पादकता में कमी आती है। सिंपल ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि चादर अपरदन क्या है, तो आंसर ये लिखना है, हमें कीवर्ड देखना है इसमें। हमें ये देखना है कि अधिक वर्षा के कारण चादर अपरदन होता है, अधिक वर्षा के कारण। और चादर अपरदन का मतलब ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी की पतली परत ढह जाती है, क्योंकि पानी नीचे बह जाता है, नीचे चला जाता है, और पानी मिट्टी की पतली परत को बहा ले जाता है, तो एक चादर जैसी आकृति दिखाई देती है। अगला आंसर है कि क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहले मैं बनाता हूँ। देखो, ये यहाँ से भारत का तटीय इलाका है, क्योंकि ये हिंद महासागर से सटा हुआ है इलाका। यहाँ है ये अपना महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, और ये केरल, तमिलनाडु है, ये अपना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है ना, और ये पश्चिम बंगाल भी अपना। तो ये तटीय इलाका है, इसको हम बोलते हैं क्या? पश्चिमी तट बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। क्या बोलते हैं हम? पूर्वी तट। और ये पूरा क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर है। इसको हम बोलते हैं क्या? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, क्योंकि यह खाड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बांग्लादेश है और ये भारत है, तीनों तरफ, तीनों साइड से यह पानी घिरा हुआ है। इसको इसको हम खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर हम अरब सागर बोलते हैं, क्योंकि इधर अरब है, सऊदी अरब, ईरान, अरब की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि पूर्वी तट पर किस डेल्टा पर पूर्वी तट के जो डेल्टा है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो डेल्टा क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो मान लो ये गंगा नदी है, और गंगा और उसकी सहायक नदी यहाँ आके बह रही है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से इधर गोदावरी निकल रही है ना, उधर कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा नदी, ये कावेरी निकल रही है, जैसे कृष्णा भी निकल रही है। तो ये सब आके पश्चिमी तट पर क्या ला रही है? गाद ला रही है अपने साथ, तलछट, गाद बोलते हैं उसको, तलछट बोलते हैं, मिट्टी ला रही है। और मिट्टी लाके वह यहाँ इकट्ठा कर देती है। तो उसको इकट्ठा कर देती है मिट्टी के महीन कणों को, तो उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। उस डेल्टा में कौन सी मिट्टी होती है? तो वो होती है जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है। ह्यूमस का मतलब पोषक तत्व इसमें ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर यानी कि खाद उर्वरक नहीं डालने पड़ते। और इस मिट्टी में जैविक पदार्थ भी ज्यादा होते हैं, इसकी उत्पादकता ज्यादा होती है। उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो हमें ये बताना है कि इसमें एक क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि इसी में से लिखना है आंसर, पूर्वी तट पर नदी डेल्टाओं पर क्या लिखना है? जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसने हमसे ये पूछा था कि पूर्वी तट पर नदी डेल्टा पर किस प्रकार की नदी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमने बता दिया कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें विशेषता पूछी है, अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी विशेषता लिखो, तो हमको विशेषता बताना। विशेषता क्या है इसकी कि यह मिट्टी में क्या बोला था मैंने? गाद, मृतिका, जैविक गाद। पहली विशेषता लिखना है कि इसमें सीधा लिख देना है कि जैविक जैविक तत्व होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं। तत्व या फिर पदार्थ लिख देना, पदार्थ अधिक होते हैं। यानी कि जो पत्तियां हैं, कई कीट और जानवर मर जाते हैं और मरकर मिट्टी में दब जाती हैं, तो उससे क्या होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है, वो इस मिट्टी में बहुत ज्यादा होती है। इसी में बोलते हैं कि जैविक तत्व। जैविक यानी जीव जंतु, जीव जंतु का जो मृत शरीर होता है वो इस मिट्टी में मिल जाता है, इससे बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए इसमें पहली विशेषता लिखना है कि इसमें जैविक तत्व अधिक होते हैं। एक विशेषता तो ये है। दूसरा लिख देना, यह अधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ होती है कैसी होती है? यह अधिक उपजाऊ होती है। और तीसरी लिख देना कि इसमें फास्फोरिक अम्ल और चूना भी पाया जाता है। इसमें इसमें पोटास पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे हम खाद उर्वरक के लिए डालते हैं, क्योंकि मिट्टी में कमी होता है पोटास, तो हम डालते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, लेकिन इस मिट्टी में पोटास होता है और चूना पत्थर होता है और चूना होता है। इसकी ये विशेषताएं बताना है कि क्या बताना है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसकी निम्न विशेषताएं। दो विशेषता लिखना है उनको, है ना, तीन नहीं लिखना, दो लिख देना। अगला क्वेश्चन ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उपाय या फिर कदम। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आएगा कि आपको बताना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, किस प्रकार की आकृति होती है, उसको बोलते हैं कि भूमि लैंड फॉर्म, यानी कि भूमि की आकृतियां। जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, मैं मैप के द्वारा ही बताता हूँ। जैसे कि ये अपना भारत का है ना प्यारा सा मैप है ना? ये मैंने बना दिया भारत का प्यारा सा मैप। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हिमालय रीजन है। क्या है? क्या है ये हिमालय रीजन है, यानी हिमालय श्रेणियां है, हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये कौन सा राज्य है अपना? इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, और ये लद्दाख है अपना। तो इधर ये पूरा हिमालय फैला हुआ है उत्तर पूर्वी तक। तो ये हिमालय, यहाँ से नदियां भी निकल रही हैं, यहाँ से नदियां भी निकलती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर्वत है, जैसे कि जो हिमालय क्षेत्र है, अब यहाँ उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, और इधर ये सिक्किम भी आता है, अपना सिक्किम राज्य भी है। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। तो मान लो यहाँ प्लेन एरिया नहीं है, प्लेन कैसा, यह सिंपल एरिया नहीं है, या तो यहाँ पठार है, यानी कि सिंपल एरिया है, थोड़ा ऊंचा भाग होता है पठार, या तो यह पर्वत है, जैसे कि ये पहाड़ी है। तो यहाँ खेती कैसे करते होंगे? तो यहाँ खेती लोग ऐसे करते होंगे, जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ पर खेती कैसे होगी? इसको पहला कारण तो ये है कि हमें इसको पानी आता है उसको रोक के रखना है, और जो मिट्टी का जो चरण है, जो मिट्टी बह के जाती है इसके नीचे से, उसको भी रोकना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? एक तो ये करना होगा कि इस पर क्या बनाना होगा हमें? सीढ़ी बनानी होगी, है ना। तो सीढ़ीदार खेती के द्वारा इसमें पूछा है कि मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं। एक तो हम सीढ़ीदार खेती के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, और दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं हम? इस पे समुच्च खेती कर सकते हैं। कौन सी? समुच्च खेती का मतलब होता है कि उसकी जैसे जो पर्वत है, तो उसके चारों ओर कैसे बना, गोला गोला बना देना, गोल गोल रोक देना। समुच्च समुच्च खेती के द्वारा, किसके द्वारा? समुच्च खेती के द्वारा, मतलब उसके चारों ओर सर्कल बना देते हैं, बाउंड्री के नाम, छोटी बाउंड्री के नाम सर्कल बना देते हैं, उसको बोलते हैं समुच्च रेखाएं, समुच्च जुताई बोलते हैं उसको, समुच्च जुताई। और तीसरा क्या है? तीसरा हम लिख सकते हैं पट्टीदार खेती। उसको पट्टी बना देते हैं, सीढ़ी नामा पट्टीदार खेती। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा हम अपरदन को, मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं, यानी मिट्टी बह के नहीं आती, वहीं रुक जाती है, और पानी भी रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए उपाय। ये 3 कदम बता दिए हमने। अगला क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण की भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? एक ही बात है। तो भूमि निम्नीकरण मैंने बताया था कि भूमि निम्नीकरण मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अधिक खेती के द्वारा या अधिक सिंचाई के द्वारा लगातार भूमि का क्या होता जा रहा है? विनाश, यानी कि उसका क्षरण होता जा रहा है भूमि का, मिट्टी का। तो इसमें हमें लिखना है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानव द्वारा भी होती है, क्योंकि मानव लगातार खेती, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव भी बढ़ रहा है, मानव का दबाव, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे मानव का खेती पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे कि यह मानवीय और प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है।
जिसमें जिसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भूमि की भूमि की जिसमें क्या होता है, जिसमें भूमि की कार्य करने की क्षमता घट जाती है तथा मिट्टी की उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का मतलब है कि एक खेत में प्रति वर्ष कितनी फसल निकलती है। मतलब कि मान लो कि मैंने 2023 में किसी खेत में धान की बुआई की और बुआई करने के बाद उसमें 1 कुंटल धान निकलती है ना। अगर अगले साल मैंने उसमें बुआई की, लेकिन उसमें 5 कुंटल ही धान निकलती है, तो ये क्या हुई, उत्पादकता कम हुई। उत्पादकता कम क्यों हुई? क्योंकि मिट्टी का लगातार क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। किसके कारण? अधिक वर्षा के कारण निम्नीकरण होता है। तो उसमें यही पूछा है कि निम्नीकरण क्या है, तो मिट्टी की उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। क्या होता है? जिससे जिससे प्रति हेक्टेयर माने एकड़, प्रति हेक्टेयर उत्पादन घट जाता है, पहला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या आशय है। मृदा अपरदन, हमने पहला क्वेश्चन इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि चादर अपरदन क्या है। तो चादर अपरदन मृदा अपरदन का ही एक भाग है। तो मृदा अपरदन क्या है कि मृदा का क्षरण होना, भूमि निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण का भी भाग है ये। लेकिन इसमें पूछा है कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब कि है कि मृदा के बहाव और कटाव, मृदा के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। मृदा अपरदन वैसे कई कारणों से होता है। यह पवन के कारण भी होता है, क्योंकि पवन मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन मृदा को हवा के सहारे से उड़ाकर ले जाती है, उसे पवन अपरदन कह देते हैं हम। इसमें लिख देना कि पवन हवाओं के द्वारा बड़े ढालों को, यानी कि ढलुआओं पहाड़ों को हवा के द्वारा बहा कर ले जाना, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देना, उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। समुच्च जुताई किसे कहते हैं? समुच्च जुताई से हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि समुच्च जुताई किसके लिए लाभदायक है। तो समुच्च जुताई मृदा के संरक्षण के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे पहाड़ों से जो मृदा बहती है उसको रोका जाता है। कैसे? समुच्च जुताई करके। इसमें क्या करते हैं कि पर्वतों पर समुच्च यानी रेखा खींच देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं गोलाकार, उससे मृदा का बहाव रुक जाता है और मृदा का संरक्षण होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है समुच्च जुताई। इसको लिख लेते हैं कि ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर यानी कि समान, इसको लिखते हैं हम समान हल चलाने, मतलब कि उसको गोलाकार हम समान हल चलाते जाते हैं। हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घट जाती है। बहाव की यानी कि जो मिट्टी का जो बहाव होता है उसकी गति कैसे हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? समुच्च जुताई बोल देते हैं। कौन सी जुताई? हम बोल देते हैं इसको समुच्च जुताई कहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक पहाड़ी है, इस पर हल इस प्रकार चलाया जाता है कि सभी समान जगह हो जाए। कैसी हो जाए? एक सी जगह हो जाए, कोई ऊपर नीचे नहीं। जिससे क्या हो जाती है? ढलान जो है वो कम हो जाती है, लेवल प्लेन हो जाता है। तो उसको हम समुच्च जुताई बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं आपको वीडियो में आपको फोटो भी साथ में दिखाऊंगा मैप के जरिए, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। तो आगे क्वेश्चन हमें और भी करना है। इसके लिए मैं कल दीर्घ वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।